हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग क्लास 11th स्टार्ट किए हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। आज उस चैप्टर में हम लोग वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। इससे पहले 3 वीडियो बन चुका है। आप है ना, ये यूट्यूब चैनल में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका 3 वीडियो बना हुआ है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग कवर किए हैं बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है। सेकंड वीडियो में हम लोग तत्व के बारे में पढ़े, यौगिक के बारे में पढ़े, और थर्ड वीडियो में हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़े हैं। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं मिश्रण से आगे। वीडियो नंबर 4, रासायनिक संयोग का नियम। पहले नाम लिखते हैं टॉपिक का आज का, रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिएगा, जैसा नाम से पता चल रहा है, रासायनिक संयोग का नियम, या फिर आप बोल सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जब, है ना, कोई दो तत्व आपस में मिल करके किसी पदार्थ का या फिर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो जिस नियम का पालन करते हैं उस नियम को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं करने के लिए, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं करने के लिए जिस नियम का पालन किया जाता है उस नियम को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है। अगर बात किया जाए इसके परिभाषा का, तो हम दो परिभाषा के हिसाब से बात कर सकते हैं। लिख सकते हैं पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए, संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ठीक है। बेसिक डिफिनेशन है कि अगर आप कोई अभी रिएक्शन करवा रहे हो, कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं, और उस अभिक्रिया को जिस नियम के तहत कराया जा रहा है या फिर जिस नियम का पालन किया जा रहा है उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है। या फिर आप बेसिक डिफिनेशन एक और बोल सकते हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलकर के किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वो यौगिक का निर्माण करने के लिए जिस नियम का पालन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है। पर तब तक यहां नोट कीजिएगा। इसका एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं, जैसे में है क्या कि तत्व यौगिक बनाने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं, पालन करते हैं, उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्व, कोई भी तत्व है, यौगिक बनाने के लिए जिन नियमों का पालन करता है उन नियमों को रासायनिक संयोग का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। ये रासायनिक संयोग का नियम जो है टोटल 5 प्रकार का है। ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार, रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार। फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
दूसरा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है, देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा आप बोल सकते हैं गुणित अनुपात का नियम। चौथा है, देखिए एक चौथा नियम जो है पहले पढ़ाया जाता था, अभी नहीं पढ़ते हम लोग जनरली, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पांचवा है गै-लुसाक का नियम। गै-लुसाक का नियम मतलब गै एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है गै-लुसाक का नियम। गै-लुसाक के नियम के बाद एक और नियम हम लोग पढ़ेंगे, एवोगाद्रो। वैज्ञानिक है ये भी, एवोगाद्रो का नियम। यही नियम है, टोटल इतना नियम है। इन्हीं नियम का पालन करके तत्व यौगिक का निर्माण करता है। और ये जो नियम जो है, नियम के प्रकार जो है, ये रासायनिक संयोग के नियम के प्रकार है। फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, पांचवा है गै-लुसाक का नियम और छठा है एवोगाद्रो का नियम। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट नियम से। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण मतलब होता है बचाव, द्रव्यमान का बचाव। द्रव्यमान का बचाव मतलब ना द्रव्यमान बढ़ रहा है, ना द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट रहा है। जितना द्रव्यमान अभिकारक में था उतना ही द्रव्यमान किस में है, उत्पाद में है। इसका मतलब जितना आप तत्व लिए थे, कोई किसी भी परमाणु का, है ना, किसी भी परमाणु का कोई भी तत्व लिए थे, जितना हाइड्रोजन अभिकारक था, अभिकारक में था, उतना ही हाइड्रोजन आपका किस में है, उत्पाद में है। ठीक है, जितना ऑक्सीजन आप अभिकारक में लिए थे उतना ही ऑक्सीजन आपका उत्पाद में है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि ना ऑक्सीजन का द्रव्यमान बढ़ रहा है, ना ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ सिर्फ होता क्या है कि एक तत्व अपना गुण जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो था शुरुआत में अभिक्रिया करने के समय वो गैसीय अवस्था में था, बाद में हो सकता है ठोस अवस्था में मिले किसी के साथ जुड़ करके, या फिर अगर आपका बात किया जाए कि कार्बन आपका ठोस अवस्था में हो, बाद में किसी के साथ मिले, है ना, जुड़ करके आपस में संयोग करके कोई, है ना, आपका यौगिक का निर्माण किया हो, और वो यौगिक कौन सी अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नाम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यह नियम जो था फ्रांस के वैज्ञानिक या फिर रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक बोल सकते हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोजियर ने, फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोजियर ने दिया था। ठीक है, लेवोजियर के अनुसार, या फिर बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु का या फिर किसी भी तत्व के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम के अनुसार आप सिंपल एक लाइन में लिख सकते हैं कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के समान होता है। अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के समान होता है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं, है ना, परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है और
ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। देखिएगा, परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितना परमाणु अभिकारक में था, उतना ही परमाणु आपका किसमें होना चाहिए? उत्पाद में होना चाहिए। तब ये कौन से नियम का पालन करेगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लेकिन होता क्या है कि परमाणु से बने पदार्थ का आप उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, है ना, पदार्थ के भौतिक अवस्था, है ना, या भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कहे थे कौन? फ्रांस के वैज्ञानिक लेबोजियर ने, और इसी नियम को बोला गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक लाइन में बात किया जाए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है क्या है? तो जो द्रव्यमान अभिकारक का है, वही द्रव्यमान किसका होना चाहिए? उत्पाद का होना चाहिए। अगर अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान एक समान है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या क्या है? एक समान। हाँ, उस परमाणु से अगर कोई पदार्थ बन रहा है, तो उसके गुण में परिवर्तन हो सकता है, उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो सकता है, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जैसे में एग्जाम्पल हम दिए, H2O, ये आपका, है ना, बना है ना, लिक्विड अवस्था में था, द्रव अवस्था में है ये। और अगर ये द्रव अवस्था में इसी का अगर हम बर्फ बना दिया जाए, आइस क्यूब, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा, यहाँ पे बर्फ बना दिया जाए, तो ये जो है आपका कौन सा अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, ये दोनों के गुण में अंतर है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या एक समान, ऑक्सीजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या एक समान। लेकिन ये द्रव अवस्था है, ये ठोस अवस्था है, इसका आकार आकृति अलग होगा, इसका आकार और आकृति अलग होगा। ठीक है, इसके आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, ये ठोस है। इसमें सिर्फ आपका आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार में इसका परिवर्तन हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका बेसिक इस पॉइंट का, कि पदार्थ के भौतिक अवस्था और भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। भौतिक अवस्था इसका द्रव अवस्था था, अब बदल गया ये किसमें? ठोस अवस्था में। सिंपल सा। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे में आप हम प्रूव करके देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी है, इसके कवर करते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, दोनों मिलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वो कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। यहाँ पर अगर बात किया जाए द्रव्यमान संरक्षण का, तो चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया? 32। तो 12 प्लस 32 अगर आप काउंट कीजिएगा, तो 44 ग्राम, 44 ग्राम आपका अभिकारक है। और उत्पाद का बात कीजिए, तो यहाँ पे भी 12 है, प्लस कितना? 32 बराबर 44 ग्राम। तो जो द्रव्यमान अभिकारक का, वही द्रव्यमान किसका? उत्पाद का। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप फॉर्मेशन करते हैं जल का, तो जल का निर्माण होता है H2 प्लस किससे? O2 से, और ये बनाता है H2O। संतुलित करते हैं रिएक्शन। ये देखिएगा, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जल क्या है? लिक्विड है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन हाइड्रोजन H2O क्या है? लिक्विड है। यहाँ संतुलित करते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, लेकिन 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को संख्या को 2 किए। अब बताइएगा, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, लेकिन 4 हाइड्रोजन इधर है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है? 1। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 का कितना होगा? 4 ग्राम। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना? 32।
तो 32 और 4 मिलाकर के कितना ग्राम आ रहा है? 36 ग्राम। यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान आया है 36 ग्राम। जल का अभी उत्पाद का भी देखते हैं। 2 इंटू H2O, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का 2 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना ग्राम आएगा? 36 ग्राम। तो जो द्रव्यमान अभिकारक का था वही द्रव्यमान आपका किसका आ रहा है? उत्पाद का। ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है और इसको गर्म किया गया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया है? गर्म किया गया। गर्म करने से यह टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। आपसे बोल रहा है कि आप, है ना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है 100 ग्राम है, कितना ग्राम है? 100 ग्राम। 100 ग्राम अगर मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, मान लेते क्या आणविक द्रव्यमान होता भी है कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर सिंपल हम क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन की जगह डायरेक्ट सॉल्व करके बताते हैं। कैल्शियम का द्रव्यमान होता है कितना? 40। कार्बन का द्रव्यमान होता है कितना? 12। फिर एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना? 48। अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 100 ग्राम। और यहाँ पर अगर आप बात किया जाए तो कैल्शियम जो है 40 है, कार्बन ऑक्सीजन कितना? 16, कार्बन जो है 12 और ऑक्सीजन 32। ठीक है। अगर बात किया जाए तो ये 56 और 32 और 12, 32 दो 34, दो 44, ये आपका आएगा 100 ग्राम। इसका मतलब इससे प्रूफ होता है कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो गर्म करने पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है? पालन करता है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो आप पता लगा सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हो या फिर और भी एक क्वेश्चन देते हैं। पहले एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है सल्फर प्लस किससे? ऑक्सीजन से, और ये दोनों मिलकर के बनाया सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर आपका सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका है, जो गैसियस के फॉर्म में मिला है, अवस्था चेंज हो रहा है। एक सल्फर इधर भी, एक सल्फर इधर भी, दो ऑक्सीजन इधर है, दो ऑक्सीजन इधर है। इसका मतलब आपके परमाणु का संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कार्बन था, यहाँ दो हो गया, यहाँ दो था, यहाँ एक हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जितना कार्बन का संख्या पहले था अभिकारक में, उतना ही कार्बन का संख्या किसमें है? उत्पाद में। मतलब आप परमाणु के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अगर परमाणु का संख्या में परिवर्तन नहीं कर रहे, इसका मतलब ना आप परमाणु का निर्माण कर रहे हैं और ना परमाणु का क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं। ना परमाणु का निर्माण किया जा सकता है, ना परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। हाँ, हम उसके अवस्था को चेंज कर रहे हैं। कार्बन यहाँ पे अलग अवस्था में था, यहाँ पे कार्बन का गुण अलग था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इसका गुण अलग है। ठीक है। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस था वो अलग अवस्था में था, है ना, और H2O जब बना तो उसका अवस्था चेंज हो गया। यहाँ पर इसके भौतिक गुण अलग थे, इसके भौतिक गुण अलग थे। सिंपल सा ध्यान में रखिएगा। तो सल्फर का द्रव्यमान होता है कितना ग्राम? 32 ग्राम। और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना? 32। तो 32 और 32 कितना? 64 ग्राम आपका अभिकारक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक सल्फर और दो ऑक्सीजन है, तो 32 प्लस 32 बराबर कितना? 64 ग्राम आपका क्या है? उत्पाद। तो जितना द्रव्यमान आपका अभिकारक का था उतना ही द्रव्यमान अगर उत्पाद का हो रहा है तो आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। ठीक है। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और कवर करवाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कवर करते हैं। ये 5.85 ग्राम है सोडियम क्लोराइड का विलयन को कितने ग्राम AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाए कि 34.35 ग्राम क्या बने? AgCl, तथा 8.5 ग्राम क्या बने? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जब NaCl को किसके साथ मिलाया जाता है? AgNO3 के साथ। आपसे बोल रहा है कि यदि जो समीकरण दिया गया है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार सही है, तो आप बताएं कि, है ना, AgNO3 का द्रव्यमान कितना होगा।
क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उस हिसाब से आराम से सॉल्यूशन करते हैं। बोला है 5.85 ग्राम कौन है? NaCl। तो लिखे क्या कि NaCl जो है वो 5 दशमलव कितना ग्राम है? 85 ग्राम को कितने ग्राम AgNO3 के साथ मिलाया जाए? क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि NaCl को मिलाइए किसके साथ? AgNO3 के साथ मिलाइए और बोल रहा है कि ये कितने ग्राम होना चाहिए। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान नहीं पता तो x ग्राम मान लिया, ठीक है। मिलाने पर बोल रहा है मिलाया जाए कि 34.35 ग्राम क्या प्राप्त हो? AgCl और 8.5 ग्राम क्या प्राप्त हो? NaNO3। तो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि जब मिलाते हैं तो AgCl मिलता है और सोडियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक है। AgCl जो है वो कितना ग्राम है? 14.35 और NaNO3 जो है वो कितना ग्राम है? 8.5 ग्राम। ये आपका उत्पाद था और ये आपका अभिकारक है। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा हो तो अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा किसके? उत्पाद के द्रव्यमान का। तो अभिकारक का द्रव्यमान जो जोड़ देते, लेकिन बात क्या है कि एक का द्रव्यमान पता है, एक का द्रव्यमान पता नहीं है और दूसरा जो उत्पाद है उसमें दोनों का द्रव्यमान पता है। तो अगर हम ये दोनों का द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो उत्पाद का द्रव्यमान आ जाएगा और इतना ही द्रव्यमान आना चाहिए किसका? अभिकारक का। तो जोड़ते हैं, ठीक है। 14.35 है और 8 दशमलव कितना है? 5। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो गया और 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, 22 हो जाएगा टोटल। तो जो अभिकारक का द्रव्यमान आया है 22 दशमलव, उत्पाद का द्रव्यमान जो आया है वो 22.85 आया है। इतना ही द्रव्यमान होना चाहिए आपका किसका? अभिकारक का। तो अभिकारक का द्रव्यमान है 5.85 और प्लस क्या? x। अगर x का वैल्यू निकालना है तो x को एक साइड में करते हैं और बाकी को एक साइड में। 22.85 माइनस 5.85 बराबर 17.0 ग्राम। इसका मतलब जो AgNO3 है उसका द्रव्यमान आपको पता चल गया है कितना ग्राम होगा? 17 ग्राम। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिएगा। बोला है कि एक रिएक्शन करवाए हैं, एक अभिक्रिया हुआ है NaCl और AgNO3 के बीच में। NaCl और AgNO3 के NaCl का जो मात्रा था वो 5.85 ग्राम था। AgNO3 कितना लिए वो बताया नहीं है, वो फाइंड आउट करना, निकालना वही है, ठीक है। फिर बोला है कि जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? AgCl और NaNO3। तो AgCl आपका दिया हुआ है 14.35 ग्राम निकलेगा और NaNO3 का निर्माण कितना होगा? 8.5। इस साइड वाले को अभिकारक बोलते हैं, इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान से और अभिकारक का द्रव्यमान एक का दिया हुआ है, दूसरे का x मान है। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ करके ये दोनों के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए। ये दोनों का द्रव्यमान कितना है? 22.85। तो अब x का वैल्यू निकालिएगा, कितना ग्राम आएगा? 17 ग्राम, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे कवर करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि कितने ग्राम बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड 24.4 ग्राम सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, मतलब बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड जो है अभिक्रिया किया है किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। तो जो पहले बोल रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि बेरियम क्लोराइड जो है वो अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है। अभिक्रिया करके 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट, 46.6 ग्राम क्या बनाया है? बेरियम सल्फेट और साथ में 23.4 ग्राम क्या बना रहा है? NaCl। आपको बताना है कि कितने ग्राम बेरियम क्लोराइड। बोल रहा है कि ये अभिक्रिया जो है ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तो बेरियम क्लोराइड का निकालना, जिसका निकालना उसका x मान लेते हैं। सोडियम सल्फेट आपका दिया हुआ है 24.4 ग्राम, ठीक है। और अभिक्रिया करके जो बना रहा है वो है बेरियम सल्फेट जो है 46 दशमलव कितना? 6 ग्राम और साथ में बना रहा है NaCl जो है 23 दशमलव कितना? 4।
ये है आपका अभिकारक और ये है आपका उत्पाद। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा किसके? उत्पाद के। कब? जब ये कौन से नियम का पालन करेगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर पालन कर रहा है तो होगा क्या? x प्लस 24.4 इजिकल टू 46.6 प्लस 23 कितना 4। अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं 46.6 और 23.4, 6 4 10, 6 3 9 और एक 10, 4 2 6 और एक 7। मतलब आपका द्रव्यमान जो है उत्पाद का कितना ग्राम है? 70 ग्राम। और ये आपका है 24.4। तो x प्लस 24 दशमलव कितना 4। और सॉल्व कर सकते हैं। x को एक जगह रहने दीजिए और 70.0 में से 24 किसको घटाइए? 4 को। आराम से घटाइएगा। 70.0 और 24 कितना 4। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर आपका 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4। 45.6। यही आपका आंसर आएगा। फिर से बताते हैं। देखिएगा, बैरियम क्लोराइड है जो सोडियम सल्फेट के साथ, नाम लिख लीजिएगा, बैरियम क्लोराइड है जो सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया है। बैरियम क्लोराइड है जो सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया है और बनाया है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ था, एक का द्रव्यमान निकालना है, एक्स का आप निकालिएगा 45.6। तो ये था आपका फर्स्ट नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का द्रव्यमान किसके बराबर होना चाहिए? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, अगर समीकरण संतुलित है तो। और अगर मान लेते हैं, देखिएगा एक पॉइंट और है, अगर अभिकारक पूर्णतः परिवर्तित हो गया है किसमें? उत्पाद में, तो जो अभिकारक का द्रव्यमान था वही किसका द्रव्यमान होगा? उत्पाद का। लेकिन मान लेते हैं कुछ पार्ट अभिकारक का द्रव्यमान में उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है, तब आप क्या कहेंगे कि अभिकारक का द्रव्यमान जो है वो उत्पाद का द्रव्यमान तथा जो मात्रा बच गया है उसके द्रव्यमान, वो दोनों के सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे समझा देते हैं, 1 मिनट। आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का, जिनका छुटा हुआ है क्लास में कवर नहीं किए हैं वो आप यहाँ से कवर कीजिएगा। यहाँ ज़्यादा अच्छा से आपको और क्वेश्चन कराया गया है क्लास के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिएगा बताया क्या जा रहा है कि अगर आपका अभिकारक का द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर होता है? उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर। अभिकारक का द्रव्यमान होता है उत्पाद के द्रव्यमान, जब सारा का सारा अभिकारक या फिर सब जब सारा का सारा क्रियाकारक जो है वो भाग ले। क्रियाकारक क्या ले? है ना, सभी क्रियाकारक किस में बदल रहा है? उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। तब मान लेते हैं कुछ क्रियाकारक है जो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है, तब आपका अभिकारक का द्रव्यमान जो बराबर होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान, मतलब जो मात्रा में उत्पाद बना है उसके द्रव्यमान, और कुछ पार्ट जो बच गया है, ठीक है ना, मतलब क्रियाकारक के जगह पे लिख सकते हैं बचे हुए क्रियाकारक का द्रव्यमान, जो अभी क्रिया में भाग नहीं लिया उसके बारे, ये भी हो सकता है। वीडियो समझिएगा। अगर 100 ग्राम अभिकारक लिए थे और 100 ग्राम उत्पाद बना दिया है, मतलब सारा का सारा अभिकारक किस में कन्वर्ट हो गया है? उत्पाद में, तब अभिकारक का द्रव्यमान हो जाएगा किसके बराबर? उत्पाद के। लेकिन मान लेते हैं अभिकारक आपका था 100 ग्राम और आप उससे उत्पाद बनाना चाहें तो उत्पाद बना 80, ठीक है, और 20 पार्ट जो है 20 ग्राम जो है पदार्थ का वो बच गया है। तो जो बन गया है उसका द्रव्यमान और जो बच गया है उसके द्रव्यमान को जब जोड़ दीजिएगा तो अभिकारक का द्रव्यमान आ जाएगा।
ठीक है, सिंपल सा एक लाइन में यही है, ध्यान में रखिएगा कि मान लेते हैं यहाँ पर आप अभिक्रिया में भाग लिया था 2 कार्बन, कितना कार्बन 2, लेकिन उत्पाद एक ही कार्बन बनाया, तो होगा क्या कि 2 कार्बन इधर था अभिकारक में और उत्पाद बनाया 1 और बच गया कितना 1, तो बचा हुआ और जो बना हुआ है दोनों को अगर जोड़ देंगे तो अभिकारक का द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें ना तो पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, ना पदार्थ का विनाश किया जा सकता, पदार्थ मतलब परमाणु का ना ही निर्माण कर सकते हैं, ना ही परमाणु का विनाश कर सकते हैं। हाँ, परमाणु से बने पदार्थ की अवस्था को आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसको आप भौतिक गुण में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आप परमाणु के परमाणु की संख्या में परिवर्तित नहीं कर सकते। जो संख्या अभिकारक का था वही संख्या किसका होगा, उत्पाद का। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।